नमस्कार दोस्तों, ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग बायोलॉजी का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल है उन सबों को हल करने वाले हैं। ये सारा सवाल उसी किताब से है जो किताब आपके पास होगा ब्राइट पब्लिकेशन का। अगर नहीं होगा तो आप लोग नज़दीकी दुकान से ले सकते हैं। पहला सवाल है जैव प्रक्रम, पहला चैप्टर जो है आपका पहला पाठ उससे है। पहला सवाल, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? ऑप्शन ए है जड़, बी है तना, सी है रंध्र और डी है कोई नहीं। इस सवाल का जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आगे भी इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में सभी विषयों की यहाँ पढ़ाई होने वाली है और बाकी सारा क्लास भी चल रहा है। बहुत जल्दी लाइव क्लास भी शुरू होने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग इसका आंसर लिख चुके होंगे और बहुत ही आसान सवाल है। जड़ का काम गैसों का आदान प्रदान करना नहीं होता है, ना तना का होता है, किसका होता है? रंध्र का होता है। ठीक है, रंध्र जो होते हैं, रंध्र माने कि जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पौधे में, उसी को कहते हैं रंध्र। ठीक है, तो इसी से क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे हमारे पास गैसों का आदान प्रदान के लिए एक विशेष अंग है ना, नाक, लेकिन पौधों में क्या होता है? ये रंध्र से होता है। ठीक है, अगला सवाल है मनुष्य में सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? बोलो। बहुत ही आसान है, सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेते हैं तो कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताओ, इससे आसान सवाल कुछ नहीं होगा। श्वसन, निश्वसन, श्वासोच्छ्वास और कोई नहीं। बताइए क्या होगा? लेने तथा छोड़ने की प्रक्रिया को श्वास कहते हैं ना, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया का नाम है ना। लेने तथा छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, अगर प्रक्रिया पूछेगा तो श्वसन कहेंगे। ठीक है, निम्नांकित में कौन स्वपोषी होते हैं? स्वपोषी कौन होते हैं? स्वपोषी का अर्थ क्या होता है? स्वपोषी देखो दो शब्द से बना, स्व और पोषी, है ना। स्व का अर्थ होता है खुद से, अपने आप। ठीक है, क्या होता है? खुद से, अपने आप। और पोषी का मतलब होता है पोषण करना। ठीक है, पोषण यानी कि जो अपना पोषण स्व कर ले, यानी खुद से कर ले, जिसको किसी और पे निर्भर नहीं रहना पड़े। ठीक है, तो इस ब्रह्मांड में एक ही ऐसा जीव है जो अपना पोषण बिना किसी दूसरे पर निर्भर रहे हुए कर लेता है, और वो कौन सा है? वो है हरे पौधे। ठीक है, हरे पौधे जो होते हैं वही सिर्फ स्वपोषी होते हैं, है ना। इसमें क्या है? सभी हरे पौधे। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल है सवाल नंबर 4। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? ठीक है, गोबर छत्ता में, ये आप लोग देखते होंगे गाँव में, ये अक्सर खेत वगैरह में दिख जाता है, इस तरह का है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे है ना, गोबर छत्ता होता है। ये किस तरह का पोषण होता है? ये किस प्रकार का पोषण करते हैं? ठीक है, परजीवी कहते हैं जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, है ना, और स्वपोषी कहते हैं जो खुद से अपना भोजन करते हैं। ये दोनों नहीं है। ठीक है, मृतजीवी पोषण करते हैं गोबर छत्ता, है ना, यानी कि सड़े गड़े। देखेंगे आप लोग गाँव में भी जहाँ पे सड़ा गला चीज़ होगा, है ना, हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे गोबर वगैरह जमा करते हैं गांव में, है ना, वहाँ पे ज़्यादातर ये गोबर छत्ता निकल आता है। ठीक है, या फिर जहाँ पे घर का कूड़ा कचरा रखते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो सड़ा गला पदार्थ, मरा हुआ पदार्थ, ठीक है, उससे गोबर छत्ता क्या करता है? अपना पोषण करता है। इसलिए ये क्या है? मृतजीवी पोषण है। ठीक है, चलो, दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ध्यान से समझना इस बात को। हम लोग क्या करते हैं? हर रोज ब्रश करते हैं ना, ब्रश करते हैं, ब्रश से दांत को रगड़ते हैं, तो दांत को थोड़ा थोड़ा घिस जाना चाहिए था ना, नहीं घिसता है ना, घिसता भी तो बहुत कम घिसता है, उससे हम लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो किसके कारण होता है? इनामेल के कारण। किसके कारण? इनामेल के कारण। ये कठोर तत्व होता है। ठीक है, तो दांत के सबसे ऊपरी परत पे इनामेल होता है। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में, वर्णी लवक में, लाल रक्त कण में या श्वेत रक्त कण में। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है और पौधा जो है अपना भोजन बना पाता है। ठीक है,
और ध्यान से समझना, इसी को हम लोग हिंदी में हरित लवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक। ठीक है, हरित लवक है ना, याद रहेगा, क्लोरोफिल, हरित लवक, और रंग इसका होता है हरा। ठीक है, तो बायोलॉजी के जो टर्म्स होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखने चाहिए, क्योंकि वो हिंदी में लिख देगा कि इंग्लिश में लिख देगा एग्जाम में, कोई ठीक नहीं उसका। अगला सवाल है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? बताओ, अभी बताए थे ना, क्लोरोफिल किस रंग का होता है? यहाँ है, हरा रंग का होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल जो है वो हरा रंग का होता है, याद रखना, इसीलिए तो इसको हरित लवक कहते हैं ना। ठीक है, चलो अगला सवाल है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अलगाई। ठीक है, कौन सी विधि है? मृतजीवी। कवक में भी मृतजीवी पोषण से ही पोषण होता है। ठीक है, और मृतजीवी पोषण का मतलब मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। अगला सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? बताइए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? अब ध्यान से समझना इस सवाल को। स्वपोषी पोषण जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हरे पौधे जिस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब ध्यान से समझना, प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? बताओ, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? होती है। ठीक है, तभी जाके रिएक्शन होता है। H2O का मतलब होता है वाटर, पानी। ठीक है, और CO2 का मतलब होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो। ठीक है, तो इस दोनों की जरूरत भी होती है। ठीक है, हम लोग जो सांस लेने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ देते हैं, वो CO2 कौन ले लेता है? ये पौधे ले लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण का जब काम चल रहा होता है तब। और पानी तो पौधों को देना ही पड़ता है। ठीक है, तो इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। सूर्य का प्रकाश है ना, सनलाइट की भी आवश्यकता पड़ती है पौधों को भोजन बनाने के लिए। ठीक है, तो इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलो अगला सवाल है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ठीक है, इसमें कौन जो है वो प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये चारों ऑप्शन देखो ध्यान से। पहला है हरित लवक, दूसरा है पत्ती, तीसरा है स्टोमाटा और चौथा है जड़। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये चारों कहीं ना कहीं अपना रोल देते हैं ना, ये चारों जुड़े हुए हैं। स्टोमाटा गैसों का आदान प्रदान करता है, जड़ है उससे पानी और जो भी खनिज लवण है उसका अवशोषण होता है, पत्ती में ही प्रकाश संश्लेषण का काम होता है, और हरित लवक यानी क्लोरोफिल की तो आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चारों जो है वो प्रकाश संश्लेषण से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है हमको अपना आंसर वही चुनना है। ठीक है, तो इन सब में सबसे ज़्यादा जरूरी जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए वो है हरित लवक। ठीक है, देखो हमारे शरीर में सिर्फ हरित लवक की ही कमी है, बाकी सारी चीज़ें तो हमें भी मिल जाती है, पानी मिल जाता है, सनलाइट मिल जाता है, तो हम लोग अपना भोजन अपने शरीर में क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि हमारे पास हरित लवक नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में भी क्लोरोफिल रहता है तो हम लोग भी क्या करते? अपने शरीर के अंदर ही भोजन बना लेते हैं। ठीक है, चलो तो इसका सही आंसर है ए। सवाल संख्या 11 देखना, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभी थोड़ी देर बताया था मैंने, स्वपोषी। स्व माने खुद से, स्वयं है ना, तो उसको कहते हैं स्वपोषी। लार में उपस्थित एंजाइम क्या है? लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? बताओ, लाइपिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है टाइलिन, याद रखना, लार में टाइलिन एंजाइम होता है। चलो आगे देखो, अगला सवाल है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, परिवहन से या उत्सर्जन से। पोषण का मतलब होता है कि भोजन लेना और उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। परिवहन का मतलब होता है कि शरीर के अंदर जो चीज़ें घूम रही हैं, खून है, पानी है ना, जो एक शरीर से दूसरे जगह तक चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं परिवहन। श्वसन होता है सांस लेने की प्रक्रिया, है ना। उत्सर्जन में क्या होता है? उत्सर्जन में शरीर से हम किसी
बेकार पदार्थ को, यानी बिना जरूरत की पदार्थ को बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं उत्सर्जन। ध्यान समझना, वृक्क क्या होता है? किडनी, इंग्लिश में कहते हैं इसको किडनी, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? डी, किडनी का काम क्या है? उत्सर्जन करना, ठीक है। चलो आ गया समझ में? अब देखना आ गया, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। अब ध्यान से समझना इस सवाल को, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। क्यों उत्तरदायी है? क्या काम करता है जाइलम? तो देखना, हमारे शरीर में जिस तरह से ब्लड है ना, यानी खून और पानी घूमते रहता है, उसी तरह से पादप में भी क्या होता है? परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती है, दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह, और इस तरह से वो घूमते रहती हैं, ठीक है। और ये काम जो है ये दो अंगों के द्वारा होता है पादप में, ठीक है। एक क्या है? जाइलम, और दूसरा है फ्लोएम। दूसरा क्या है? फ्लोएम, ठीक है। तो दो सवाल याद करना, और ये दोनों महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछता है, ठीक है। जाइलम का काम क्या होता है? तो याद करो, ज से जल होता है। ज से क्या होता है? जल, ज से जल। तो जाइलम का काम है जल का वहन करना, माने जल को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना। किसका काम है? जाइलम के। ज से जाइलम, ज से जल। अब देखना, फ्लोएम, फ्लोएम का काम क्या है? तो फल से होता है फूड। क्या होता है? फूड। क्या होता है बच्चा? फूड होता है। क्या होता है? फूड। फूड माने कि भोजन, फूड माने कि भोजन, ठीक है। तो फ्लोएम क्या करता है? वो बने हुए भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। अब इस बात को समझना है ना, क्या होता है? ये देख लो, पौधा है, ठीक है, ये जाइलम, और उसी के साथ ही फ्लोएम भी होकर के जाता है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि कोई पत्ती है, ऐसे है, ठीक है। तो ये दोनों पूरे शरीर में फैले हुए रहते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब देखो, ये मान लो जाइलम है ना, ये जाइलम है अगर, तो ये क्या कर रहा है? ये जल को पत्ती तक पहुंचा रहा है ना। कहाँ पहुंचा रहा है? पत्ती तक पहुंचा रहा है, ठीक है। और पत्ती में क्या हो रहा है? भोजन बन रहा है, और भोजन बनने के बाद फ्लोएम क्या कर रहा है? उस भोजन को पौधे के सारे भागों तक पहुंचा रहा है ना, हर एक भागों तक। ये सब हर जगह पे फैला रहता है ना, पूरे पेड़ में फैला हुआ रहता है, ठीक है। तो जाइलम का काम है जल का वहन करना, और फ्लोएम का काम है फूड, यानी कि भोजन का वहन करना, ठीक है बाबू। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, चलो ये सवाल बनाए थे ना, रिपीटेड है, ठीक है। आपके पास जो बुक जाएगा उसमें ये सवाल नहीं रहेगा, लेकिन आप इसका आंसर लिख सकते हैं। कौन सा होगा? स्वपोषी पोषण माने कि प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, जल भी जरूरी है, सूर्य प्रकाश भी, क्लोरोफिल भी, उपरोक्त सभी, है ना। तो सही आंसर है डी, सब जरूरी है, तीनों जरूरी है। इस तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो स्वपोषी पोषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल, पायरुवेट वे विखंडन से, पायरुवेट के विखंडन से, है ना, आपके पास जब बुक पहुंचेगा तो ये ठीक हुआ रहेगा, ठीक है। ये थोड़ी सी टाइपिंग की गलती है। चलो, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है, कहाँ होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस सवाल में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा देने का काम किसका है बताओ, है ना। कोशिका आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो कोशिका में आप पढ़े होंगे कि ऊर्जा बनाने का काम कहाँ होता है, बताओ, याद करो कहाँ होता है। ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या है? ऊर्जा देता है। तो यही होगा हमारा सही आंसर, ठीक है। मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस का मतलब क्या है? छानना, है ना। डायलिसिस का मतलब है छानना, ठीक है। माने कि शरीर के किसी भी चीज को शरीर से बिना बाहर निकाले हुए अंदर में ही साफ कर देना, है ना, अंदर में ही उसको ठीक कर देना, ठीक है। तो उसी को कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस थैली का मतलब है कि जहाँ पे होता है, ठीक है। तो कहाँ पे होता है? मानव में, मानव के शरीर में डायलिसिस होता है नेफ्रॉन में। कहाँ होता है? नेफ्रॉन में, है ना। और ये नेफ्रॉन ऐसे लिखेंगे, कहाँ होता है? नेफ्रॉन में होता है, ठीक है बच्चे। चलो अगला सवाल 18, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है बताओ बाबू। उपचयन, संयोजन या अपचयन, बताओ। देखो, भोजन जब पचता है तो क्या होता है? भोजन जब पचता है तो एनर्जी रिलीज होती है,
है ना, हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसलिए ये कैसी प्रक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। क्या है, उपचयन। आप पढ़े भी होंगे, है ना, कि पोषण जो है एक उपापचयी प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, ठीक है। तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा रिलीज होती है, हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जीव है? उभयलिंगी मतलब कि जो जिसमें दोनों गुण हो, है ना, या फिर कोई गुण ना हो, ठीक है। तो कौन सा होता है? मछली, शेर, बकरी या केचुआ, है ना। तो केचुआ जो है वो उभयलिंगी जीव होता है। क्या होता है? उभयलिंगी जंतु होता है, ठीक है। चलो, मछली में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, शेर शेरनी, बकरा बकरी, है ना, लेकिन केचुआ जो है वो एक के होता है ना। इस उसमें क्या होता है? स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग भी। तो सही आंसर है डी। अगला सवाल, श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? बताओ। श्वसन जब हम लोग करते हैं तो आखिर काम क्या है उसका, है ना। जो ऑक्सीजन जाता है हमारे शरीर में वो क्या करता है? ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में जाता है वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ना, ताकि शरीर क्या कर सके? उसको पचा सके, उसको एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं विघटन। क्या कहते हैं? विघटन, ठीक है। तो श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। चलो, अगला सवाल है, ग्रहणी भाग है ना। ग्रहणी किसका भाग है? निम्नलिखित में से किसका भाग है ग्रहणी? ध्यान से देखो, मुख गुहा का, अमाशय का, बड़ी आंत का या छोटी आंत का? बताओ, मुख गुहा किसका भाग है? डी, छोटी आंत का। किसका भाग है? छोटी आंत का, ठीक है। चलो, इनमें कौन अवशेषी अंग है? निम्नलिखित में कौन अवशेषी अंग है? बताइए। अवशेषी अंग यानी कि जिसकी आवश्यकता ना हो, है ना। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को क्या करते हैं हम लोग? कटवा के हटवा देते हैं, है ना। जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है, दर्द करने लगता है तो, ठीक है। तो अपेंडिक्स जो है वो अवशेषी अंग है। चलो, अमीबा में भोजन का पालन किस अंगक में होता है? अमीबा में भोजन का पोषण किस अंगक में होता है? ठीक है, देखो, भोजन का पोषण किस अंगक के द्वारा होता है? कूटपाद में, भोजन रसधानी में, केंद्रक में, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान से देखना, यहाँ पे पोषण लिखेंगे, ठीक है। कूटपाद जो है वो भोजन को पास लाने के काम में आता है अमीबा में, ठीक है। और भोजन रसदानी का भी अलग काम है ना। पूर्ण पोषण जो है वो कहाँ पे होता है? केंद्रक में ही होता है। कहाँ? केंद्रक में ही होता है, ठीक है। अमीबा में जो होता है वो केंद्रक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है? टूटता है तो इसका केंद्रक अलग हो जाता है, ठीक है। भोजन का पाचन जो है वो यहीं पे होता है, केंद्रक में, पोषण की सारी प्रक्रिया। अगला सवाल है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बताइए। ये सवाल आप पढ़े होंगे। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बबुल का, कनेर का, पीपल का या चीड़ का? सही आंसर है चीड़। चीड़ जो होता है वो उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ का मतलब है जिसको कि हम लोग अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं ना, वो बेकार पदार्थ होता है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। तो उसी को कहते हैं चीड़। अगला सवाल है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं कहाँ पे? यानी पौधों के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, पौधों के अपशिष्ट पदार्थ का मतलब समझ रहे हो ना। अपशिष्ट मतलब कि जिसकी आवश्यकता नहीं है ना, जिसको शरीर से बाहर निकालना है, तो वो कहाँ पे रहता है? पादप माने कि पौधों में कहाँ पे रहता है? पत्तियों में रहता है, छाल में रहता है और कोशिकीय रिक्तिकाओं में रहता है, ठीक है। इन तीनों में रहता है ना। अपशिष्ट माने कि बेकार पदार्थ, है ना। तो बेकार पदार्थ हम लोग क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन पौधे क्या करते हैं? वो शरीर के सबसे बाहर वाला जो आवरण होता है वहाँ पे छोड़ देते हैं, यानी पत्ती में भी, छाल में भी और कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी। तो सही आंसर है इनमें से सभी, ठीक है बच्चे। चलो, अगला सवाल बहुत ही आसान, जवाब लिखना। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहती है? यानी निश्वास का मतलब है कि सांस छोड़ना। तो जो सांस हम लोग छोड़ते हैं उसमें कौन सा गैस रहता है? क्या रहता है बताओ? CO2, O2, पायरुवेट या इनमें से कोई नहीं? कौन सा गैस छोड़ते हैं हम लोग? सांस जब छोड़ते हैं तो कौन सा गैस छोड़ते हैं? बताओ, लिखो जल्दी। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं, बताइए मनुष्य के ट्रैकिया में क्या पाए जाते हैं? मैं आपको, तो मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, है ना, वलय माने कि गोला, है ना, तो अपूर्ण वलय पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि पूरा नहीं होता है। चलो, तो सही आंसर है बी, मनुष्य के ट्रैकिया में उपास्थि के बने अपूर्ण वलय पाए जाते हैं, ठीक है। चलो, अगला सवाल क्या है? हृदय के वेशमों का स्थिलन कहलाता है, क्या कहलाता है? याद कर लो, हृदय के वेशमों का स्थिलन डायस्टोल कहलाता है, क्या कहलाता है? डायस्टोल। हृदय के बारे में जब पढ़े होगे, हार्ट के बारे में, तो वहां पे पढ़े होगे हृदय के वेशमों का स्थिलन, स्थिलन मतलब कि सिकुड़न, डायस्टोल कहलाता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 21, आसान सवाल। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय, है ना, अवायवीय श्वसन पढ़ा होगा तुमने, श्वसन दो तरह का, वायवीय और अवायवीय, है ना। तो अवायवीय कहाँ पे होता है बताओ? कोशिका द्रव में होता है। कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव में। तो सही आंसर है बी। ये भी आसान सवाल था। और अगला सवाल जो है आसान है और महत्वपूर्ण है ना, परीक्षा में पूछ सकता है, तो इसको याद कर लेना। इनमें से किसके कारण रक्त लाल दिखता है? बहुत आसान सवाल है। रक्त यानी खून किसके कारण लाल दिखता है बताओ? किसके कारण, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि आदमी का शरीर पीला पड़ जाता है ना, तो गांव में लोग कहता है कि अरे तुमको हेमोग्लोबिन का कमी हो गया है। कौन चीज़ का? हेमोग्लोबिन का, ठीक है। तो किसके कारण रक्त लाल दिखता है? हेमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। तो सही आंसर है ए। चलो, अगला सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं, है ना, यानी ऊर्जा किस रूप में हमारे शरीर में स्टोर रहता है, ठीक है। तो पढ़ा होगा आपने एटीपी, एटीपी के रूप में ऊर्जा जो है वो कोशिकाओं में या फिर हमारे शरीर में स्टोर रहता है ना। इसका नाम है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, पूरा नाम है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इस रूप में ऊर्जा जो है हमारे शरीर में उपस्थित रहता है। इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? चलो, इसका ऑप्शन देखते हैं। बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, या इनमें से कोई नहीं? बताओ किसकी दीवार सबसे ज्यादा मोटी होती है? सही आंसर है सी, बायां निलय। बायां निलय की दीवार जो है वो सबसे ज्यादा मोटी होती है इस तीनों में, ठीक है। चलो, अगला सवाल बहुत ही आसान है, बता दो, और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसका जवाब जरूर लिखना। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? बताओ, संयोजन क्रिया से, अपघटन क्रिया से, या प्रकाश संश्लेषण से? अब देखो, मैंने बताया था, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, देखना ध्यान से, है ना। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना, देखना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? मान लो कि यहाँ पे ना बना दिए पेड़, ठीक है, चलो, है ना, और यहाँ पे ये तुम हो, है ना, ये जो है सो कि तुम हो, है ना, देख लो। चलो, तो तुम क्या करते हो? सांस छोड़ते हो, तो क्या छोड़ते बच्चा? CO2 गैस छोड़ते हो, ठीक है। ये CO2 गैस खाना बनाने के लिए कौन इस्तेमाल करता है? पेड़ इस्तेमाल करता है। पेड़ पौधा जितना भी है ना, वो इस्तेमाल करता है खाना बनाने के लिए, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है बच्चा। अब देखो, हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा क्योंकि हमारे लिए बेकार पदार्थ था, तो उसको ले लिया कौन? पेड़, ठीक है। अब पेड़ के लिए ऑक्सीजन जो है खाना बनाते समय वो बेकार पदार्थ है, सिर्फ खाना बनाते समय। किस समय? सिर्फ खाना बनाते समय। और खाना कब बनता है? जब प्रकाश रहता है, सूर्य का प्रकाश, यानी दिन के समय, ठीक है। तो दिन के समय पौधा क्या करता है? ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है। जब खाना बन रहा होता है तब ऑक्सीजन जो है वो अपशिष्ट पदार्थ बन के बाहर निकलता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को वो बाहर छोड़ देता है। इसी ऑक्सीजन को कौन ले लेता है? तुम ले लेते हो, मतलब कि हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो पौधे का ऑक्सीजन कौन ले लिया? आदमी ले लिया। आदमी का कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लिया? पौधा ले लिया, ठीक है। अब मान लो कि पौधा नहीं रहे तो क्या होगा? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जाएंगे। पूरे वातावरण में सिर्फ कार्बन कार्बन कार्बन, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाएगा और ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा? फिर हम लोग सांस ही नहीं ले पाएंगे, है ना।
और जब पेड़ नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन ही नहीं बनेगा, तो हम लोग सांस कैसे लेंगे, ठीक है। तो इसलिए पेड़ और आदमी ये किस प्रक्रिया के द्वारा संतुलित है, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ये किसके द्वारा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसी प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है जिसमें पौधा अपना भोजन बना रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन तभी छोड़ता है जब भोजन बनता है, जब भोजन नहीं बनता है तो वो भी बाकी श्वसन क्रिया की तरह ही सांस लेता है, माने कि वो भी ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन जब खाना बन रहा होता है तब सिर्फ उल्टा होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ किस प्रक्रिया के कारण पौधा ऑक्सीजन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का संतुलन किस प्रक्रिया के कारण है, प्रकाश संश्लेषण के कारण, ठीक है। तो सही आंसर है सी, ठीक है बच्चा। चलो अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन केचुआ, मछली, शेर, बकरी, बताओ कौन सा है उभयलिंगी? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना, केचुआ होता है उभयलिंगी, ठीक है। ये सवाल रिपीटेड है, चलिए हो सकता है आपके बुक में ना हो। अगला सवाल है, किण्वन के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का निर्माण होता है? ये पढ़ा होगा आपने जब रिएक्शन पढ़ा होगा तो, ठीक है। दो किण्वन के कारण 2 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। कितने एटीपी का? 2 एटीपी का। भोजन का पचना डैश की प्रक्रिया है, बताइए। भोजन पचता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है कि एनर्जी लेता है? एनर्जी रिलीज होता है, यानी उपचयन की अभिक्रिया है, ठीक है। किसकी? उपचयन की अभिक्रिया है। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है आपके किताब में ना हो। कृत्रिम वृक्क अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। किसी के द्वारा? अपोहन द्वारा, ठीक है ना। तो देखो किस उत्पाद को कृत्रिम वृक्क माने कि आर्टिफिशियल किडनी, है ना। मतलब किसी का किडनी खराब हो जाता है ना, तो आर्टिफिशियल किडनी लगाया जाता है ना। माने कि वो नेचुरल प्राकृतिक नहीं होता है, वो बना हुआ रहता है, ठीक है। तो उसको शरीर के अंदर में लगाया जाता है। और वो किस अपशिष्ट पदार्थ को रुधिर से अपबोहन द्वारा, माने कि रुधिर माने कि खून, है ना। तो किस उत्पाद को खून से अलग करता है अपोहन के द्वारा, है ना। किस पदार्थ को, किसको करता है? नाइट्रोजन को, ठीक है। नाइट्रोजन को खून से अलग करता है कौन? कृत्रिम वृक्क, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी जो होता है, ठीक है। तो खून को, नाइट्रोजन को मिलने से ये बचाता है, ठीक है। अगला सवाल है, रक्त प्लाज्मा में निम्नांकित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है ना। यानी ब्लड प्लाज्मा में क्या चीज सबसे ज्यादा होता है? जल, प्रोटीन, ग्लूकोज एवं वसा या अकार्बनिक लवण? क्या होता है? सबसे ज्यादा जल होता है ना। ब्लड प्लाज्मा में सबसे ज्यादा जल होता है, ठीक है। चलो है, बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ क्यों होती है? ठीक है। इथेनॉल के संचयन से, CO2 के संचयन से, ऊर्जा की कमी से, या अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से। तो देखो जब भी कोई मेहनत का काम करते हो, बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हो, बहुत ज़्यादा चल लेते हो, ठीक है, तो हमारे शरीर की जो मांसपेशियाँ होती है ना, वो लैक्टिक एसिड रिलीज करती है, जिसको कि हिंदी में कहते हैं लैक्टिक अम्ल, ठीक है। और उसी के कारण थकावट महसूस होता है, पैर हाथ दर्द करने लगता है, ठीक है। थोड़ा देर सो जाओगे, आराम कर लोगे तो वही क्या होगा, फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डी। मांसपेशियाँ जो है वो अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल रिलीज कर देती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत करने के बाद क्रैम्प या तकलीफ यानी दर्द होता है शरीर में, ठीक है। चलो, वृक्क कौन सी जैव प्रक्रम का हिस्सा है? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। वृक्क माने कि किडनी, है ना। किडनी से क्या होता है, कौन सा काम होता है? उत्सर्जन का काम होता है। उत्सर्जन का अर्थ होता है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, माने कि जिसका जरूरी नहीं है बाहर निकाल दिए, है ना। तो किडनी का वही काम होता है। अगला सवाल है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा? एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? परिवहन का मतलब जानते हो, है ना। जाइलम जो है पौधों का हिस्सा है, नहीं होगा। परासरण के द्वारा नहीं होता है, चालनी नलिकाओं के द्वारा नहीं होता है, विसरण के द्वारा होता है ना। शैवालों में जो कि एक कोशिकीय जीव है, उसमें विसरण के द्वारा जल का परिवहन होता है। परिवहन माने कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। अगला सवाल है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? ये भी थोड़ी देर पहले बनाए थे। बबूल का, कनेर का, पीपल का या चीड़ का? चीड़ का सही आंसर है, थोड़ी देर पहले बताए थे आपको। इनमें से कौन वसा को अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है? बताओ, वसा को तोड़ने का काम कौन करता है? सक्रिय पेप्सिन,
लाइपेस, एमाइलेस या इन्वर्टेस। आप पढ़े होंगे, लाइपेस जो है वो वसा को तोड़ने का काम करता है ना, और तोड़ के क्या करता है, अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। चलो अगला क्वेश्चन इस साइड में मिलेगा, चलते हैं। ये आपका सवाल है 44, ये हम हैं और ये आपकी पढ़ाई हो रही है ना, पार्टी नहीं हो रही है। अमाशय की दीवार में होने वाला घाव पेप्टिक अल्सर निम्नलिखित में किसके अतिरिक्त स्राव से हो सकता है, ना स्राव माने कि रिलीज होने से। म्यूकस, गैस्ट्रिक लाइपस, सक्रिय पेप्सिन या अम्लीय स्राव, है ना। अम्लीय स्राव यानी एसिडिक रिलीज के कारण क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा एसिड जब रिलीज हो जाता है तो ये हमें घाव हो जाता है हमारे अमाशय की दीवार में, है ना, यानी कि पैनक्रियाज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा सही आंसर है डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताओ, ये बहुत आसान सवाल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लिखो आंसर। यकृत, इंग्लिश में कहते हैं लीवर, ठीक है। सही आंसर है सी। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, चलो अगर याद नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल पूछता है, कई साल पूछ चुका है। 8 से 10 सेंटीमीटर मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर। मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित किस रचना की मदद से होता है, बताओ। कुछ खाते हो तो स्वाद का ज्ञान होता है ना, स्वाद पता चलता है ना कि खट्टा है, मीठा है ना। किसके द्वारा पता चलता है, कौन सा अंग होता है, जीभ के द्वारा, है ना। अब जीभ में ऐसा क्या होता है कि उस पर खाना रखते हैं तो स्वाद पता चल जाता है। जीभ के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्वाद, हिंदी में कहते हैं स्वाद कलियाँ, है ना। देखते हो ना, गर्म चाय पी लोगे कभी जल्दी से जल्दबाजी में, तो जीभ के ऊपर जो है सो कि जलन टाइप का होगा, है ना। और उसके बाद क्या होगा, 2-3 दिन तक खाना का स्वाद नहीं पता चलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जीभ के ऊपर जो स्वाद कलियाँ होती है वो गर्म चाय से जल जाती है, ठीक है, और फिर उसको दोबारा से बनने में कुछ समय लग जाता है। तो सही आंसर है सी। चलो अगला सवाल, इनमें से कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है। मनुष्य के मुख गुहा में कौन नहीं पाया जाता है, बताओ। पैरोटीड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। अग्नाशय क्या होता है, ये मुख गुहा में होता है, मुंह में होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। सही आंसर है ए। अगला सवाल, दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर एक अस्थाई परत क्या कहलाता है। दांतों को जब बहुत दिनों तक साफ नहीं करोगे तो उसके ऊपर एक अस्थाई परत चढ़ जाएगा, ठीक है। उस अस्थाई परत को क्या कहते हैं, बताओ। दंत प्लाक, क्या कहते हैं, दंत प्लाक, ठीक है। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं। कोशिका अगर सजीव होती है तो किसके कारण होती है। 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से कोशिका के, है ना। ये सबसे बाहर वाला भाग होता है, ये एकदम बीच वाला भाग होता है, ये होता है केंद्रक, है ना। ये होता है केंद्रक, जिसको कोशिका का दिमाग कहते हैं, है ना। और ये सबसे बाहर वाला भाग होता है जिसको कहते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक है। इस कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में क्या होता है, जीव द्रव्य होता है, या कोशिका द्रव्य जिसको कहते हैं, ठीक है। इसी जीव द्रव्य में इस कोशिका को सजीव बनाने वाले सारे तत्व होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, जैसे कि और भी सारे भाग हो गए कोशिका के, वो सब कहाँ पाए जाते हैं, इसी जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कोशिका जो है वो उसमें सजीव का गुण जीव द्रव्य के कारण या कोशिका द्रव्य के कारण आता है। तो सही आंसर है डी। अगला सवाल, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाती हैं। एकदम किताब का पहला लाइन का सवाल है ना। जीवों का अनुरक्षण होता है माने कि जिसके द्वारा जीव जो है वो अपना शरीर चलाते हैं, माने कि पालन पोषण करते हैं, उनका शरीर जो है सो कि जिंदा रहता है, सजीव रहता है ना। तो जिस क्रियाओं के द्वारा आदमी सजीव है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में क्या क्या आता है, जनन आता है, पोषण आता है, श्वसन आता है, उत्सर्जन आता है, ठीक है। तो इन्हीं सारी क्रियाओं के कारण हम सजीव हैं। ये सारी क्रियाएं होनी बंद हो जाए
तो फिर सजीव का कोई गुण ही नहीं रहेगा हमारे अंदर, ठीक है। तो इन सब को कहते हैं जैव प्रक्रम। मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है बताओ, ये भी पढ़े होगे। मनुष्य का पाचन कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले खाना कहाँ रखते हैं? मुंह में रखते हैं ना, फिर अंदर जाता है, तो मुख गुहा से शुरू होता है। कहाँ से? मुख गुहा से शुरू होता है, ठीक है। मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। चलो अगला सवाल, इनमें कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि है ना, कौन इसका भाग नहीं है? देखो तो म्यूकस है, जाइमोजीन है, मूल पित्तवाहिनी, अमलजन है ना, अमलजन भी है, मूल पित्तवाहिनी, ये नहीं है अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग, ठीक है। चलो पित्तवाहिनी जो है वो अलग होता है। अगला सवाल, इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा सकता है ना? तो देखो मुख गुहा और का भोजन श्वास नली में नहीं जा सकता है ना। देखो तो भोजन के जाने का रास्ता और हवा के जाने का रास्ता है ना, एक जगह पे क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है। और बीच में क्या होता है, एपिग्लॉटिस होता है ना। एपिग्लॉटिस क्या करता है, वो भोजन को सांस वाला नली में जाने से रोकता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम लोग बहुत जल्दी में खा रहे होते हैं, है ना, या फिर कहते हैं ना कि सड़क जाता है ना, वो क्या होता है एक्चुअली में, है ना, जल्दी जल्दी में खाते हैं तो क्या होता है, एपिग्लॉटिस जो है उसको समझ में नहीं आता है कि खाना है कि हवा है, ठीक है। तो क्या करता है, गलती से उसको हवा वाले में भेज देता है, यानी सांस वाले में भेज देता है। तो सांस नली जो होती है, श्वसन नली, वो उसको अपने में स्वीकार नहीं करती, उसको बाहर भेज देती है। तो यही क्या होता है, छींक आ जाता है या फिर सरक जाता है, ठीक है। तो सही आंसर है ए, एपिग्लॉटिस के कारण, ठीक है। चलो ये सवाल भी हो गया। अगला सवाल देखो, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? छोटी आंत में जब भोजन का पाचन पूरा हो जाता है उसके बाद जो पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल। सही ऑप्शन है डी, ठीक है। चलो सजीव में क्या क्या होता है बताओ, सजीव में मुख्य रूप से क्या क्या होता है? निम्न में से कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो कि सजीव में होती है? बताओ। श्वसन सजीव में होता है कि नहीं होता है? होता है। स्थानांतरण माने कि एक जगह से दूसरे जगह जाना सजीव करता है कि नहीं? करता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पौधों में होता है। पौधा क्या है, सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो सजीवों में ही होता है, और तीनों जब सजीव में होता है तो सही आंसर है, एक मिनट रुकिए, तीनों सजीव में ही होता है, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, मुख्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मुख्य, कौन सी क्रिया मुख्य है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी क्रिया है जो कि सब में होता है? तो देखो ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है बच्चा? प्रकाश संश्लेषण होता है सिर्फ पौधों में, है ना, सिर्फ पौधों में होता है। और स्थानांतरण किस में होता है? पौधों में नहीं होता है, लेकिन दोनों सजीव ही है, ठीक है। तो स्थानांतरण जो है वो आदमी में होता है, ठीक है, जानवर में होता है ना, पक्षी में होता है ना, और भी बहुत सारे जीवों में होता है, लेकिन पौधा में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन श्वसन जो है वो पौधा में भी होता है और स्थानांतरण में भी होता है, सॉरी मतलब बाकी सारे जीव जो है उसमें भी होता है। तो श्वसन जो है वो सभी सजीवों का क्रिया है। क्या है? सभी सजीवों का क्रिया है। वैसे ये सभी सजीव का ही है, लेकिन अगर सही आंसर माने कि बेस्ट ऑप्शन चुनना होगा तो ए चुनेंगे, क्योंकि श्वसन जो है वो सब में होता है। तो मुख्य रूप से श्वसन है जो सजीवों का गुण है, ठीक है। अगला सवाल, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीलों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो अब देखो यहाँ पे चील के जगह पे क्या होगा बाबू? चीजों पर, है ना, क्या होगा? चीजों पर, है ना। तो वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? बताओ। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना, गोबर छत्ता का उदाहरण भी बताए थे। क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। क्या कहलाते हैं बच्चे? मृतजीवी, ठीक है। चलो अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? बताओ क्या नहीं होता है? पानी का टूटना, CO2 का उपयोग होना, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना। बताओ, पानी टूटता ही है, CO2 का भी उपयोग होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है, तभी जाके हम सांस लेते हैं, ठीक है बच्चा। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है क्या प्रकाश संश्लेषण में? नहीं। प्रकाश संश्लेषण में तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तो मुक्त का होगा, है ना, तो मुक्त नहीं होता है, ठीक है। तो सही आंसर है बी। चलो अगला सवाल, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन अंतर्ग्रहण करता है? चलो ये सवाल भी
पता होगा आप लोगों के, थोड़ी देर पहले बताए थे, है ना, कि अमीबा जो है वो अपने कूटपाद की मदद से, है ना, कूटपाद का मतलब है कि इस जो शरीर के बाहर छोटा छोटा इस तरह का है ना, छोटा छोटा बाल की तरह स्ट्रक्चर है ना, उसी को कहते हैं कूटपाद, जिसके सहायता से वो क्या करता है, अपने शरीर का आकार बदल लेता है। ठीक है, आकार बदल के जो भोजन होता है उसको अपने शरीर के अंदर खींच लेता है। ठीक है, अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को अंदर रखना, शरीर के अंदर लेना, खींचना। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है, कूटपाद की मदद से होता है अमीबा में। चलो अगला देखो, इनमें किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी रहती है। ग्रसनी ग्रास नली से किस छिद्र के द्वारा जुड़ी रहती है, निगल के द्वार के द्वारा। किसको द्वारा, निगल द्वार के द्वारा। ठीक है बच्चा, चलो तो ये पहला चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल था वो सारा कंप्लीट हो चुका है ना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और परीक्षा में आप लोग एक भी सवाल नहीं छोड़िएगा। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले समय में बहुत जल्दी लाइव क्लास शुरू होने वाली है और आप लोगों की एक एक समस्या को यहाँ पर सुलझाया जाएगा। और कमेंट में अपने सवाल और सुझाव लिख दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच।